ज्ञान गुरु के इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को नए टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वर्नर्स का थ्योरी। हेम्बर्ट ने 1798 ईस्वी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो कंपाउंड थे उसके बारे में प्रारंभ किए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जानकारियाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में नहीं दे पाए। इन जानकारियों को पूरा करने के लिए वर्नर्स जो थे उन्होंने इस यौगिक के बारे में बताएं कि इसकी क्या संरचनाएं हैं, विस्तृत कुछ जानकारियां दिया और वो भी 100% जानकारियां देने में सफल नहीं रहे। कुछ उनके भी दोष हैं जो नहीं दे पाए। तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्नर्स की थ्योरी होते क्या है, वर्नर्स का क्या सिद्धांत था, उन्होंने क्या बताएं हमें। तो सबसे पहले जो कंपाउंड्स थे और उसके बारे में हम समझेंगे कि पहले कहानी क्या है। आपको वर्नर्स के सिद्धांत पर हम ले चलेंगे। सबसे पहले जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोबाल्ट क्लोराइड की जो अभिक्रिया है उसको अमोनिया के साथ करवाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड की अभिक्रिया करवाते हैं तो एक नए कंपाउंड का निर्माण हमारा होता है। तो अगर हम बनाते हैं कोबाल्ट की अभिक्रिया अगर करवाते हैं, यहाँ पर देखेंगे कोबाल्ट क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाने पर, अगर कोबाल्ट क्लोराइड की अभिक्रिया अगर अमोनिया से करवाएंगे तो कुछ कंपाउंड्स हमारे बनते हैं जिसको हम लोग लिख सकते हैं COCl3 6NH3 या COCl3 5NH3H2O, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3। ये चार प्रकार के डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे बनते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। कोबाल्ट क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाने के लिए कंपाउंड बन रहा है। इन सभी कंपाउंड को कलर के हिसाब से भी नामांकन किया गया है। तो ये जो कंपाउंड्स हमारे हैं, इस कंपाउंड का जो कलर्स होता है वो येलो होता है। इस कंपाउंड का जो कलर हम लोग देखेंगे तो रेड होता है। ये होते हैं पर्पल और ये होते हैं हमारे ग्रीन होते हैं। ग्रीन क्या, इसके आधार पे भी हमारा सबका नामांकन किया गया कि कंपाउंड का नाम क्या है। पहले कलर के हिसाब से नामांकन किया गया था। अब जो नामांकन है हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे कि ये सब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका नामांकन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे करते हैं, ये अगले लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप यहाँ देखिए, इसका नाम है लुटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा रोसियो कोबाल्टिक क्लोराइड। इसका नाम है परफ्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड। इसका नाम हमारा है पार्सियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ये सब जो नामांकन हमारा हो गया, कलर के हिसाब से नामांकन हो गया। अब इसको जो मॉडर्न सिस्टम में हम लोग अलग अलग डिफरेंट कलर सिस्टम से लिखते हैं। अब इन सब को अगर हम लोग मॉडर्न सिस्टम में देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह लिखा जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हम लोग जानते हैं बिग ब्रैकेट। अगर बिग ब्रैकेट के अंदर है वो हमारा जटिल यौगिक कहलाता है। बाहर जो हमारे जाते हैं वो पॉजिटिव निगेटिव को बैलेंस करने के लिए जाते हैं, यानी कि चार्जेस को बैलेंस करने के लिए निगेटिव से रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा कलर के हिसाब से कंपाउंड हो गया। कोबाल्ट क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाए तो ये हमारे चार कंपाउंड बन गए। अब ये चार कंपाउंड्स हैं तो ये चार कंपाउंड से हम लोग कुछ
अपेक्षा कर सकते हैं कि कुछ करेगा। तो ये 4 कंपाउंड से हमारी जो अपेक्षा है कि कुछ बनेगा, आयंस में टूटेगा, ब्रेकिंग होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से हम लोग जानते हैं कि जो संकुल में है वो आयंस में बाहर नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, कैसे जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ऊपर वाले को भी मिटा दे रहे हैं आपके लिए। अभी हमारे पास ये 4 कंपाउंड्स हैं, ये 4 कंपाउंड्स हैं। अब ये 4 कंपाउंड्स में अगर देखें तो इससे Cl कितने बाहर जा सकते हैं, तो 3Cl, यानी यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितने हैं, 3 है। तो हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि 3Cl इससे निकाल सकते हैं। इसमें भी अपेक्षा 3Cl है, तो इसमें भी 3Cl अपेक्षा करेंगे कि ये बाहर निकल सकता है। इसमें भी अपेक्षा कर सकते हैं 3Cl बाहर निकल सकता है। इसमें भी अपेक्षा वही रहेगी, 3Cl बाहर करेंगे। जब हम इस कंपाउंड को यानी इसके जलीय विलयन को, ये जो 4 कंपाउंड हैं 1 2 3 4, ये जो 4 कंपाउंड हैं इसके जलीय विलयन को AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। AgNO3 की आधिक्य में अभिक्रिया कराने पर AgCl की अपेक्षा। अब इस कंपाउंड को AgNO3 के अधिक में जितना AgNO3 चाहिए उतना ले सकते हैं, अभिक्रिया कराने पर AgCl बनने की अपेक्षा। अब AgNO3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो AgCl बनता है। AgNO3 की अधिक्य में अगर इस जलीय विलयन की अभिक्रिया कराएंगे तो AgCl बनेगा। तो हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि Ag तो अधिक के लिए है, अधिक मतलब जितना ज़्यादा हो मैक्सिमम, तो जितना अधिक लिए हैं AgNO3 तो AgCl उतना ही अधिक बनेगा। कब, जब Cl की संख्या जितनी होगी। तो यहाँ भी हमारी अपेक्षा ये रहेगी, यहाँ भी हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि चलिए 3AgCl बनेगा, 3AgCl बनेगा। यहाँ भी कहेंगे चलो 3AgCl बनना चाहिए, यहाँ भी कहेंगे कि 3AgCl, यहाँ भी कहेंगे 3AgCl, या 3 मोल AgCl कह सकते हैं, 3 मोल AgCl, यहाँ भी 3 मोल AgCl, यहाँ भी 3 मोल। अपेक्षा करेंगे कि 3 मोल AgCl बनना चाहिए। अब हमारे पास होता क्या है, वास्तव में क्या होता है इसमें, वास्तव में हमारे पास कितने बनते हैं। तो वास्तव में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इसके हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स देखने के लिए जो भी कंपाउंड है COCl3, तो कोबाल्ट हमारा मेटल है, सेंट्रल मेटल्स है। तो सेंट्रल मेटल्स जो कभी भी होते हैं हमारा, सेंट्रल मेटल्स बीच में रहते हैं, और कोबाल्ट को चाहिए 6 बंदे जुड़ने के लिए, और वो भी कैसा, ऐसे एग्रीमेंट वाले कि जुड़ेंगे हमारे साथ तो छोड़ के जाएंगे नहीं, अटूट बंधन के साथ। तो कोबाल्ट को चाहिए 6, तो 6 कैसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4। अब ये 4 हमारे हो गए। अब ये 4 जो होंगे ये डॉट डॉट के साथ मान लीजिए इसको हम बना लेते हैं। अब इसमें जो हमारी होगी, एक यहाँ पे कोबाल्ट से जुड़ेगा, एक यहाँ पे, यानी जस्ट लाइक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इससे पिछले लेक्चर्स में आपको हम ये संरचना बता चुके हैं, और इस संरचना को समझने के लिए नेचुरली हम लोग समझ सकते हैं किसी भी क्रिस्टल के हिसाब से। आपके पास बुक कॉपी कोई सारा होगा। मान लिया जाए कि ये हमारा क्या है, ये पेज एक स्क्वायर प्लानर है। इस स्क्वायर प्लानर में एक
एक हमारा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बीच में कोबाल्ट है। कोबाल्ट का हमारा सेंटर में, कोबाल्ट सेंटर में। एक अणु यहाँ पे, एक यहाँ पे होंगे, एक यहाँ पे होंगे और एक यहाँ, 4 हमारे से अरेंजमेंट हो गए। 5वें ऊपर आएंगे जो इस प्रकार से हमें 3 डायमेंशन में दिखेगा, और छठे जो नीचे होंगे वो क्या हो जाएंगे, कवर से ढक जाएंगे, जो इसके हमारे इतने से दिख पाएंगे। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया। अब ये कोबाल्ट को चाहिए 6, तो 6 बनने में पहला में देखेंगे कि 6 NH3 हमारे पास है। तो यहाँ पे हम लोग NH3 लिखेंगे, NH3 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 NH3। अब तो कोबाल्ट के साथ एग्रीमेंट हो गया, बॉन्ड बन गया, ये कंप्लीटेड है। और कोबाल्ट के जो कुल चार्जेज जो हमारे होते हैं +3 होते हैं। कोबाल्ट के जो चार्जेज होते हैं +3 होते हैं। अब +3 आयंस को निगेटिव करने के लिए हमारे पास 3 क्लोरीन्स हैं। तो ये 3 क्लोरीन्स कहाँ पे आएंगे, इस जगह पे 3 क्लोरीन्स आएंगे, यानी 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव के कंपाउंड्स बनाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार हो जाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर्स में भी हम लोग क्या करेंगे, तीसरा अगर स्ट्रक्चर देखेंगे जितने भी कोबाल्ट्स में सबके 6 जगह हमारे होंगे, 6 प्लेसेस। कितने, 6। अब 6 जगह जाकर के जुड़ेंगे। तो हमारे पास पहला कंपाउंड 6NH3 था, तो कोबाल्ट के साथ 6NH3 जुड़ गया, 6 ही इस बंदे को रख सकता है। बाकी हमारा 3 क्लोरीन था वो बाहर चला गया। अगले जो देखेंगे ये स्ट्रक्चर्स हमारे कितने कौन से हो गए, ये हमारे हो गए पहला, इसको मानेंगे दूसरा, ये हो जाएंगे, ये नीचे वाले हमारे हैं ये तीसरा, और इसको मानेंगे चौथा। अब ये दूसरे नंबर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, COCl3 5NH3, तो 5 जगह NH3 को लिखेंगे। एक NH3 हमारा यहाँ पे रहेगा, एक NH3 यहाँ पे रहेगी, एक NH3 यहाँ रहेगा, और एक NH3 यहाँ रहेगा। अब 2 जगह जो हमारे हैं, एक इस जगह वाले पोर्शन पे और एक यहाँ पर है, तो इस दोनों जगह वाले में क्या करेंगे कि यहाँ पर एक NH3 डालेंगे। 1 2 3 4 5 जगह NH3 हो जाएंगे। अब तो कोबाल्ट को चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन्स वाले चाहिए, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वाले। अब ये क्या करेगा, इसके पास 3 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन को ये क्या करेगा, अपने साथ बॉन्ड में शामिल करेगा, और बॉन्ड में शामिल करेगा तो ये क्या करेगा, इस प्रकार के बॉन्ड को बनाएगा। अब जो +3 चार्जेज होते थे, अब तो हमारे क्या है, +3 इसके और -1, ये +3 ये -1, क्या होगा, ये +3 होते हैं और ये -1, तो +3 -1 कितने हो जाएंगे, +2, तो इसके चार्जेज हो जाएंगे प्लस का 2 चार्जेज। और बाहर में क्लोरीन कितने निकलेंगे, 2 क्लोरीन। क्लोरीन कितने थे हमारे पास, 3 क्लोरीन थे, तो 3 क्लोरीन में 1 क्लोरीन हमारे बॉन्ड में शामिल हो गया और 2 क्लोरीन हमारे कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। अब अगले वाले तीसरा हम देखें, COCl3 5NH3, इसमें 5 NH3 है, तो 5 जगह NH3 बॉन्ड बनाएगा, और एक जगह हमारा क्या है, H2O, एक जगह हमारा क्या आ जाएगा, H2O। अब ये बॉन्ड को क्या करेगा, इस प्रकार करके ये बना दिया। अब इसके पास क्या है कि कितने क्लोरीन हमारे पास हैं, सॉरी
दूसरा में हमारे एक जगह पे क्या आएंगे H2O, 1 2 3 4 और एक 5, तो 2 2 4 1 5 और छठे जगह पे क्लोरीन H2O आ जाएंगे। यहाँ पे सॉरी गलती हो गई थी, ये H2O लेंगे और यहाँ पे Cl3 बचेगी और ये +3 ही रहेगा। नेमिंग 2 किए हुए थे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तीसरे वाले में देखेंगे COCl3, तो 1 2 3 4 5 जगह हमारा क्या आ जाएगा NH3 और एक छठे जगह जो हमारे बच जाएंगे इसमें Cl3 वाले में एक Cl कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ Cl2, ये बाहर रहेंगे, +2 चार्जेस होंगे। अब आगे वाले बॉक्सेस हैं इसमें भी अरेंज करेंगे तो हमारे पास 4 NH3 हैं, तो 4 जगह NH3 जाएगा, NH3 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 NH3। अब ये 2 जगह जो हमारे हैं यहाँ पे आएंगे क्लोरीन और यहाँ पर आ जाएंगे क्लोरीन। तो आपको थोड़ा दिक्कत होता होगा स्पेसिस के हिसाब से, ये यहाँ पे है NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3, अब यहाँ पे Cl है और ये Cl। तो 4 नंबर वाले में देखेंगे 4 NH3 था, 1 2 3 4 NH3 हम ले लिए। क्लोरीन 3 था और हमारे पास कोबाल्ट को चाहिए 6, तो एक क्लोरीन यहाँ लिया और दूसरा क्लोरीन यहाँ लिया। अब 3 क्लोरीन में 2 क्लोरीन यूज हो गया, तो एक क्लोरीन हमारे पास क्या करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए बचेंगे, तो एक क्लोरीन यहाँ लिखेंगे। अब कोबाल्ट को जानते हैं कि +3 चार्जेज होते हैं, तो +3 में -2 जाएंगे तो कितने प्लस बच जाएंगे, +1। तो अपेक्षा हमारी +1 हो गई यहाँ तक। तो ये तो हमारे 1 2 3 4 ये 4 के स्ट्रक्चर्स हैं, 1 2 3 4 4 के स्ट्रक्चर। एक बार फिर से आपको हम समझा दे रहे हैं। COCl3 6NH3 में कोबाल्ट सेंट्रल एटम्स हैं, कोबाल्ट को 6 NH3 चाहिए, कोबाल्ट को 6 चाहिए लॉन पेयर वाले, तो 6 लॉन पेयर वाले NH3 हैं, उदासीन लिगेंड्स हैं। तो ये NH3 6 के 6 जगह पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 जगह चले जाएंगे। अब 6 के बाद तो इसके अधिक की तो जरूरत है नहीं, तो ये बाकी के लिए क्या करेंगे कि बाकी क्लोरीन को वो बाहर डालेंगे। तो बाकी क्लोरीन को बाहर डालेंगे तो ये जो क्लोरीन इसके साथ बचेंगे वो Cl3 बचे रहेंगे। अब नेक्स्ट वाले में COCl3 5NH3 और H2O हैं, तो कोबाल्ट सेंट्रल एटम्स हैं, तो कोबाल्ट तो बीच में रहेगा ही। अब उसके साथ 5NH3 है, तो 1 2 3 4 5 NH3 हमारा हो गया, COCl3 5NH3, तो 5NH3 को हम अरेंज कर लिए, 1 2 3 4 5 NH3 एडजस्ट हो गया। अब एक H2O है, H2O भी उदासीन लिगेंड्स हैं, ये भी हमारे एटम्स को एक नेगेटिव बॉन्ड बनाते हैं, तो H2O इसमें शामिल किए। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन जो हमारे हैं 3 का 3 क्लोरीन बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ये नाइट कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जरूरत कोबाल्ट को नहीं है। अगला तीसरा हम देखेंगे कोबाल्ट सेंट्रल एटम्स है, कोबाल्ट को सेंट्रल एटम्स लिखे। 5NH3 था, तो 1 2 3 4 5 NH3 को ऐड कर लिए। अब हमारे पास एक बॉन्ड ये खाली रह जाता है कोबाल्ट का, यहाँ पे क्या कर लिए, क्लोरीन को डाले। तो एक क्लोरीन यहाँ से गया तो कितने क्लोरीन इसमें बचा, 2 क्लोरीन बचा, 2 क्लोरीन को बाहर कर लिए। अब ये चार्जेस की बात है, तो कोबाल्ट के +3 चार्जेज होते हैं और एक -1 चार्जेज वाले आ गए, तो +3 -1 मिलकर के क्या बनेंगे, +2 चार्जेज आएंगे। 4 नंबर में COCl3 4NH3 है, तो ये COCl3 4NH3 में 4 NH3 को अरेंजमेंट किए, 1 2 3 4 4 NH3 अरेंजमेंट हो गया। अब हमारे पास कोबाल्ट का 2 जगह ये खाली था, दोनों जगह क्लोरीन दे दिए, और हमारे पास क्लोरीन कितना था, 3 क्लोरीन था। 3 क्लोरीन में 2 क्लोरीन जब हम डाल दिए, हमारे पास बचा कितना क्लोरीन, 1 क्लोरीन बचा, 1 क्लोरीन को हम यहाँ बाहर किए। अब चार्जेस की बात है, तो कोबाल्ट के साथ +3 चार्जेस है, 1 और 1 2 माइनस चार्ज आया, तो +3 और -2 कितने हो जाते हैं, +1। ये चार्जेस की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारी जो वास्तविक अपेक्षा थे वो क्या थे वास्तव में अपेक्षा। अब हम लोग माने थे कि COCl3 में अगर AgNO3 से क्रिया कराएंगे तो 3 क्लोरीन बाहर निकलेंगे, सब में 3 क्लोरीन था। ये भी आशा किए कि AgCl 3 मोल बनेंगे AgCl। अब वास्तव में क्या है कि जब AgNO3
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जलीय विलयन से अभिक्रिया करेगा और AgCl बनाएगा। कब? जब वो आयन में टूटेंगे। अब कोई भी जटिल यौगिक्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया गया था कि जो ये बिग ब्रैकेट के अंदर, इस बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी शामिल होकर के कंपाउंड बना लिया, जटिल यौगिक बनाया, ये आयनित नहीं हो सकते, आयन में विभक्त नहीं हो सकते। तो इसके अंदर की बात तो करना ही नहीं है, जो अंदर आ गया उसकी बात करना ही नहीं है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है? Cl3 है, तो 3 Cl है, तो यहाँ पे 3 Cl है, तो 3 Cl हमारे पास उपलब्ध है, तो AgCl कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो यहाँ तक की हमारी जो सोच है यहाँ तक सही। पहले थ्योरी के हिसाब से 3 मोल बनेंगे, पहले में हमारे पास क्या बनेंगे? 3 मोल बनेंगे। अब हम दूसरा के देखते हैं कि दूसरा में भी हम देखेंगे कि जो बिग ब्रैकेट है जटिल यौगिक में 3 क्लोरीन हमारे बाहर है, तो दूसरे केस में भी हमारे पास 3 मोल AgCl बन जाएंगे। 2 कंडीशन सही है हमारा, ये और ये 2 मोल कंडीशन सही है। लेकिन तीसरे जो देखेंगे, तीसरा में इसमें जो हमारा कंपाउंड है इसके बाहर कितने क्लोरीन्स हैं? 2। अंदर वाले, इसके जो अंदर वाले हैं ये आयनित नहीं होंगे, ये बाहर नहीं जा सकते, ये क्लोरीन बाहर नहीं जा सकते। तो बाहर तो हमारे पास 2 क्लोरीन्स हैं और 2 क्लोरीन्स बाहर जा सकते हैं, तो 2 क्लोरीन 2 AgCl के साथ जुड़ेंगे, तो 2 मोल ही हमारे पास AgCl बन सकता है। अगला नेक्स्ट केसेस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4NH3 है, तो 1 2 3 4NH3 दे दिए। 3 क्लोरीन था तो 2 क्लोरीन क्या कोबाल्ट के साथ ऐड कर दिया, और कोबाल्ट ऐसा एग्रीमेंट बना के ऐड हुआ कि जो आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप बाहर नहीं जा सकते। कि ये क्लोरीन तो बाहर जा नहीं सकता है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो बाकी बचे हमारे पास 1 क्लोरीन, और ये 1 क्लोरीन जी हमारे पास क्या करेंगे? AgCl बनाएंगे, यानी यहाँ पे बनेंगे 1। तो ये हम देखे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उपसहसंयोजक यौगिक। कि इस उपसहसंयोजक यौगिक में जो कंपाउंड इस बिग ब्रैकेट के अंदर आ गया वो ब्रैकेट्स के आयनित होकर के नहीं टूटेंगे। और ये क्यों नहीं टूटेंगे? क्योंकि ये उपसहसंयोजक बंध बना लिए हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करके। तो यहाँ पर हमारी अपेक्षा ये आ गई। अब हम लोग चलते हैं, इतना चीज समझने के बाद अब हम चलते हैं वर्नर्स का थ्योरी क्या है। तो वर्नर्स की जो थ्योरी है, वर्नर्स का उपसहसंयोजक सिद्धांत, वर्नर्स की मान्यताओं के अनुसार, वर्नर्स की मान्यताओं के अनुसार अधिकांश तत्व 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। 2 प्रकार की, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। पहला हमारा है प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता, धातु आयन धनावेशित होता है, धातु आयन धनावेशित होता है, सेंट्रल मेटल जो भी होते हैं धनावेशित होता है। वह प्राथमिक संयोजकता में, प्राथमिक संयोजकता जब होगा उसमें ऋणात्मक से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? ऋणात्मक से। तो इस केसेस में देखेंगे कि ये ऋणात्मक के साथ क्या किया? जुड़ा। धनावेशित होता है लेकिन ऋणात्मक के केस में किसके साथ जुड़ेगा? ऋणात्मक से जुड़ता है। यह सामान्य रूप से आयनित होता है, और सामान्य रूप से क्या होता है? वो आयनित होता है, तब इसके साथ जुड़ता है। अब ये एग्रीमेंट क्लोरीन के साथ हुआ, इसके साथ बॉन्ड हो गया। दूसरी बात है कि द्वितीयक संयोजकता किसे कहते हैं? यह संयोजकता प्रायः उदासीन अणुओं द्वारा या ऋणात्मक अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। अब द्वितीयक संयोजकता मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपाउंड है 2 तरीका से संतुष्ट होंगे, उदासीन अणु या ऋणात्मक आयन। उदासीन अणु या ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होता है। तो ये कंपाउंड देख लीजिए, इसमें इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 NH3 उदासीन लिगेंड्स, एकदंतुक लिगेंड्स हैं, और ये उदासीन लिगेंड से या उदासीन अणुओं से क्या है? संतुष्ट है, अपने ऑक्टेट को पूरा कर चुका है। इसमें भी देखेंगे तो H2 हमारा क्या है? उदासीन है, यानी 6 के 6 उदासीन से अपना संतुष्ट कर लिया। लेकिन 3 और 4 के एग्जांपल्स में देखेंगे कि ये उदासीन के साथ साथ ऋणात्मक आयनों से भी संतुष्ट हुआ है।
इसमें भी देखेंगे उदासीन के साथ साथ ऋणात्मकता से भी संतुष्ट हुआ है अपने आप को। तो यहाँ पे ये दो चीज समझ में आए। अगर दूसरी बात अगर आपको और समझना है तो यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि प्राथमिक संयोजकता जो होते हैं उसे हम लोग कैसे दर्शाते हैं। तो प्राथमिक संयोजकता को गाढ़े लाइन से दर्शाते हैं। प्राथमिक संयोजकता को गाढ़े लाइन से दर्शाते हैं और द्वितीयक संयोजकता को टूटी फूटी रेखा से हम लोग दर्शाते हैं। यानी इसके बारे में बात करेंगे और एक हमारा इसके बारे में, एक पॉइंट्स और दूसरा, यानी प्राथमिक संयोजकता को जो हम लोग दर्शाते हैं ये गाढ़ा लाइन से दर्शाते हैं और द्वितीयक संयोजकता को जो दर्शाते हैं वो टूटी फूटी रेखा से दर्शाते हैं। पहला अंतर ये है। ये जो होता है ये हमारा बताता है ऑक्सीकरण अवस्था को। इसमें जो बताता है, पहली पॉइंट हमारी ये थी, पहली पॉइंट ये थी कि गाढ़ा रेखा से दर्शाते हैं। और ये क्या बताता है, प्राथमिक संयोजकता क्या बताता है, ऑक्सीकरण अवस्था को। द्वितीयक संयोजकता क्या है, टूटी फूटी रेखा से दर्शाते हैं। दूसरा कंडीशन ये है उपसह संयोजन संख्या को बताता है। प्राथमिक संयोजकता जो होती है ये बदल सकता है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं अलग अलग कंपाउंड के लिए। एग्जांपल्स के लिए अगर देखेंगे तो FeCl2 या FeCl3, इसमें आयरन की जो संयोजकता यहाँ पर है प्लस प्लस है और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस प्लस 3 है। यानी 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन आया, 3 प्लस को बैलेंस करने के लिए 3 क्लोरीन आए। तो यानी प्राथमिक संयोजकता क्या हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। यानी इसका मान किसी भी धातु के लिए निश्चित होता है। जैसे हम अभी के एग्जांपल्स में कोबाल्ट को देखिए तो कोबाल्ट को हमेशा 6 चाहिए था, 6 का 6 चाहिए था, तो ऑलवेज वो 6 को संतुष्ट करता रहा, उसका फिक्स रहा कि 6 का 6 ही रहेगा। लेकिन जब उसके आयंस में अगर ये धातु को देखेंगे सेंट्रल एटम्स का, तो उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या करता है, बदल जाता है। तो अब हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था के जो नामांकन यौगिक्स हैं, कि कोई सी यौगिक है उसको ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। तो इस चैप्टर्स को हम फिर से एक बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्नर्स के सिद्धांत में बताया गया था कि कोई भी जटिल यौगिक है या कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो 2 प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। पहली संयोजकता होती है प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं, दूसरी संयोजकता उसको द्वितीयक संयोजकता बोलते हैं। प्राथमिक संयोजकता को गाढ़ी रेखा से दर्शाया जाता है तथा वह ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। जब और वो बदल भी सकता है, प्राथमिक संयोजकता बदल सकती है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता उसको टूटी फूटी रेखा से दर्शाई जाती है और इसको उपसंयोजक संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं और इसका मान किसी भी यौगिक में निश्चित होता है, नियत रहता है। तो इतना देखिए, बहुत सारा एग्जांपल्स देखे, क्या अपेक्षा किए, किस प्रकार कंपाउंड हमारा बन करके किस प्रकार जुड़ा। अब ऑक्सीकरण अवस्था अगर देखना है तो कोई कंपाउंड जैसे अभी हम बनाए थे कोबाल्ट का, रफली देख लेते हैं। ये डॉटेड लाइन था हमारा, ये कंपाउंड के साथ जुड़ रहा था, एक यहाँ पे कंपाउंड थे हमारे। अब इसमें एग्जांपल्स हम एक बार लिए थे, तो मान लीजिए NH3 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 NH3, इस वाले केस में आपको याद होगी
+3Cl3। ये पहला हमारा केसेस था। इस केसेस में Cl3 बाहर थे क्योंकि कोबाल्ट को 6 बॉन्ड बनाने थे, 6 बंदे से जुड़ना था, तो ये संतुष्ट था। तो 3 क्लोरीन्स निकाला, बॉन्ड से बाहर जा सकता है ये 3 क्लोरीन्स। अब इसमें बात किया जाए कि प्राथमिक संयोजकता इसकी क्या है, द्वितीयक संयोजकता क्या है। तो प्राथमिक संयोजकता का मतलब हुआ कि ये ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है पता होगा आपको? नहीं पता है, हम बताते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारा क्या है, +3। अब द्वितीयक संयोजकता इसमें पूछा जाए, इसकी द्वितीयक संयोजकता क्या हो जाएगी, द्वितीयक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता मतलब उपसंयोजन संख्या। अब उपसंयोजन संख्या इसकी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। कितने के साथ उपसंयोजक बॉन्ड बना है, 1 2 3 4 5 6, 6 के साथ बना है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगी, द्वितीयक संयोजकता 6 हो जाएगी। प्राथमिक संयोजकता क्या हो जाएगी, +3। और अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको एग्जांपल्स प्रश्न देके किस प्रकार प्रश्न रहते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि द्वितीयक संयोजकता निकाला जाता है। तब तक के लिए बाय।